हेलो, माय नेम इज ऋचा पांडे और हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म, संघवाद। संघवाद को अगर हम बहुत संक्षिप्त तरीके से समझेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन होती है बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जहां दो से ज्यादा सरकारें आपस में कार्यरत होंगी वो संघवाद होगा। दो से ज्यादा सरकारें जहां कार्यरत होंगी उसे हम संघवाद कहते हैं। संघवाद दो प्रकार के होते हैं। पहला एकात्मक, यूनिटरी। दूसरा सहकारी, जिसे हम कोऑपरेटिव कहते हैं। एकात्मक संघवाद क्या होता है? जहां सारी शक्तियां सेंट्रल के पास होती हैं। सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, वो एकात्मक संघवाद होगा। सहकारी कोऑपरेटिव संघवाद क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो होता है जहां दोनों गवर्नमेंट आपस में सहयोग करके कार्य करती हैं। जब दोनों गवर्नमेंट आपस में सहयोग करके काम करेंगे तो वो हमारे सहकारी संघवाद में आएगा। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो इसका जो पहला फीचर होता है वो ये होता है कि इन दोनों के जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं, मतलब बटे हुए होते हैं। क्या? कार्य क्षेत्र। इनके जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं। दूसरा, ये जो भी काम करेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम निर्धारित होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस क्षेत्र में कार्य करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का काम निर्धारित होता है कि स्टेट गवर्नमेंट किस क्षेत्र में कार्य करती है। पर ये दोनों जो भी कार्य करते हैं वो संविधान को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। संविधान को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। इसका जो तीसरा फीचर है वो है कि अगर हमें कोई रूल बनाना है उसमें इन दोनों की सहमति यानी अप्रूवल अनिवार्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अप्रूवल होना जरूरी है कोई भी रूल बनाने के लिए। चौथा, इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी भी डिसीजन को लेकर मतभेद होता है, इन केस अगर इन दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद होता है तो इनका जो निवारण है वो न्यायपालिका करेगी। इनका जो निवारण है वो न्यायपालिका करेगी। अब इसका जो पांचवा फीचर होता है वो ये होता है कि इनका जो फाइनेंस है वो निर्धारित होता है। क्या होता है? इनका जो फाइनेंस है वो निर्धारित होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से उसका फाइनेंस आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का किस क्षेत्र से फाइनेंस आएगा, ये इन दोनों में स्प्लिट होता है। अब हम फेडरलिज्म के कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है वो तो हमने इसमें फेडरलिज्म में इसके कुछ फीचर्स देखे। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, सेफ गार्ड, रक्षा दल, जो यूनिटी को सेफ गार्ड करता है। दूसरा, पहला यूनिटी को सेफ गार्ड करता है। दूसरा, रीजनल डाइवर्सिटीज
डाइवर्सिटीज, हिंदी में क्षेत्रीय विविधता। क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करता है। क्या करता है? वो समायोजित करता है। अब हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे कार्य करती है और किस किन मुद्दों पर कार्य करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक सेंट्रल लिस्ट होती है जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे शामिल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं मुद्दों पर कार्य करेगी जो सेंट्रल लिस्ट में शामिल होंगे और सेंट्रल लिस्ट में वही मुद्दे शामिल होंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे होंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किन मुद्दों में कार्य करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दों पर कार्य करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दों पर कार्य करती है। दूसरा, स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी एक स्टेट लिस्ट होती है जिसमें डे टू डे लाइफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट गवर्नमेंट डे टू डे लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लिस्ट डे टू डे लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन पर कार्य करती है। तीसरा आएगा कॉन्ट्रेंट लिस्ट। कॉन्ट्रेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रूल बना सकते हैं, बट ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाती है। ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाती है। अब जो इसकी चौथी लिस्ट है वो होती है रेसिडरी लिस्ट, जिसको हम अवशिष्ट सूची बोलते हैं। अवशिष्ट सूची। रेसिडरी लिस्ट में वही मुद्दे आएंगे जो संविधान के जितने मुद्दे होंगे, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें हमारे संविधान बनने के बाद आएंगे। ठीक है, तो जितने संविधान बनने के बाद के जो मुद्दे होंगे वो रेसिडरी लिस्ट में शामिल होंगे। तो हम ऐसे समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद के मुद्दे शामिल होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा रेसिडरी लिस्ट। अब हम ये समझते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म है या नहीं। तो इंडिया में फेडरलिज्म देखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है। फेडरलिज्म इन इंडिया। तो फेडरलिज्म इन इंडिया में हम ये देखते हैं कि इंडिया में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कार्य कर रही है। इसका मतलब हाँ, पहला पॉइंट राइट। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में स्प्लिट करके कार्य कर रही है, मतलब 2 क्षेत्रों में काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग क्षेत्र है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग कार्य क्षेत्र है। तो यस, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो ज्यादातर सेंट्रल की तरफ कार्यरत है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, मतलब ये हम यहाँ से समझते हैं, इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो ज्यादातर किधर कार्य कर रहा है? सेंट्रल की तरफ कार्य कर रहा है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। पूरे सिस्टम को
क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, क्वाजी फेडरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि फेडरलिज्म इंडिया में है या नहीं। अब हम देखते हैं इंडिया में फेडरलिज्म किस तरह से प्रैक्टिस होता है। तो इंडिया में अगर आप देखे होंगे कि इंडिया में हमारे जितने भी स्टेट हैं वो भाषाओं के नाम पर बने हुए हैं, ठीक है। अगर गुजरात में गुजराती बोली जाती है तो गुजरात पड़ गया। गुजरात में गुजराती, मराठी में महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल। तो इस तरीके से हमारे जितने स्टेट हैं वो बने हुए हैं। पर जितने भी हमारे जो स्टेट हैं वो बने हुए हैं, इसमें जो लैंग्वेज है, इसमें अगर हमारे जितने भी लैंग्वेज हैं, 12 लैंग्वेजेस हैं, उनमें हमने किसी को स्पेशलिटी नहीं दी, किसी को नेशनल लैंग्वेज नहीं घोषित किया है। इसलिए ये सब आपस में सहयोग कर एक देश की तरह चल रहे हैं। जब ये सिस्टम बना था तो शुरू में पहले बहुत लोगों को डर था कि इससे क्या होता है कि डाइवर्सिटीज आएगी, झगड़ा होगा और ये चल नहीं पाएगा। बट ऐसा कुछ बाद में नहीं देखा गया, और इसी वजह से नहीं देखा गया क्योंकि जितनी भी लैंग्वेजेस है उनको समानता का अधिकार दे दिया गया, किसी को नेशनल लैंग्वेज के नाम से नहीं बोला गया। इसलिए हर एक दूसरे की लैंग्वेज का सम्मान होता है और सब इस तरीके से रहते हैं। अब हमारा इसका जो लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह कार्य करता है, क्या होता है। अभी हमने देखा कि जहां दो सरकारें काम करती हैं वो संघवाद कहलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी यही फॉर्मूला लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो थोड़ी पावर लेकर एक लोकल गवर्नमेंट को बना दिया जाता है, जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई। अब इन दोनों से पावर लेके तीसरी बना दी गई लोकल गवर्नमेंट। थोड़ा पावर लेकर क्या बना दिया गया, लोकल गवर्नमेंट बना दिया गया। लोकल गवर्नमेंट ग्राम पंचायत इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो वहाँ की चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं। वहाँ की जो समस्याएं होंगी वो वहाँ के लोगों से ज़्यादा और कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को वहीं के व्यक्ति को एक मुखिया चुनकर और उससे बता सके और अपनी समस्या का निवारण करवा सके। ग्राम पंचायत इस तरीके से कार्य करता है कि वहाँ जो छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हो गया कि मंडल हो गया, ब्लॉक हो गया, समिति हो गई, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो चलन है वो चलता रहे। क्या हो गया, मंडल, ब्लॉक, समिति, ये ग्राम पंचायत में कार्यरत होती हैं। वहीं देखा जाए कि ये तीनों मिलकर जिला परिषद का निर्माण करती है। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, जिला परिषद बनाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फेडरलिज्म का संक्षिप्त टिप्पणी, जो फेडरलिज्म को बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने समझा है। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।